हेलो स्टूडेंट, पिछले टर्न पर हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक की, जिसमें आपको बताया गया था कि किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन वगैरह होता है। उस पर भी हम लोगों को केयर करना है कि प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होता है। तो वो टॉपिक तो आपका खत्म हुआ, लेकिन आज हम लोग स्टडी करेंगे फैराडे लॉ पे, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के फैराडे लॉ पे। क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, क्वालिटेटिव स्टडी नहीं होती, बल्कि क्वांटिटेटिव स्टडी होती है कि यानी इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनकी जो मात्रा होती है, उनका द्रव्यमान जो होता है, वो उसमें पास की गई इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा पर डिपेंड करती है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इस पर फैराडे ने 2 लॉ दिए हैं, उन्हीं लॉ को हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडे लॉ यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने यह लॉ दिया क्वांटिटेटिव स्टडी पर। क्वांटिटेटिव यानी क्या मात्रा प्रोडक्ट की ऑब्टेन होती है, उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, इन्होंने 2 लॉ दिया। 2 लॉ में हम लोग पहले से फर्स्ट लॉ की स्टडी करेंगे। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ रहा क्या? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक आवेश ज्यादा प्रवाहित करना पड़ेगा। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा समय तक, जितने अधिक समय तक आवेश प्रवाहित किया जाएगा इलेक्ट्रोड पर, उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, यानी प्रोडक्ट की मात्रा उतनी ही अधिक बनेगी। और जितने कम समय तक आवेश का प्रवाह किया जाएगा प्रोडक्ट की मात्रा उतनी कम बनेगी। इस तरीके से ये बताया गया कि मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाई इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कितना चार्ज सप्लाई किया गया उस पर डिपेंड करती। तो हम लोग इस लॉ को कैसे लिखेंगे? तो द मास ऑफ एनी substance deposited or liberated at a particular electrode is directly proportional to mass of charge और अमाउंट ऑफ चार्ज, हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं,
amount of charge passing through the solution. Solution means electrolytes in the process of electrolysis. In the process of electrolysis. Electrolysis यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में किसी विशेष इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा या उस इलेक्ट्रोड पर निकले हुए या मुक्त हुए गैस की गैसीय पदार्थ की मात्रा उसके सॉल्यूशन में प्रवाहित किए गए चार्ज की मात्रा पर निर्भर करती है। तो हम लोग कहते हैं कि यहां मान ले सपोज या लेट द मास ऑफ deposited substance at electrode be small m and charge passing through the solution B Q respectively. अगर ऐसा हो तो हम लोग करेंगे क्या? देन according to Faraday's law, Faraday's first law से क्या होगा? हम लोग लिखेंगे M is directly proportional to Q. Q क्या है? ये करंट है। करंट क्या होती है? अब देखते हैं ये कितना आवेश प्रवाहित किया गया, कितना चार्ज प्रवाहित किया गया है। तो करंट जो होती है, करंट का फार्मूला होता है कि I इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं कि Q अपॉन T, यानी किसी आवेश को कितने समय तक प्रवाहित किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग Q को फाइंड आउट करें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T के हो जाएगा। इस Q की वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट कर दें तो M इज इक्वल टू हो जाएगा, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I इंटू T के। अब चलिए इसको हम लोग और आगे ले चलते हैं। यहां पर देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे Z का। M इज इक्वल टू हो जाएगा ZIT के, ZIT। Z क्या होगा? Z को हम लोग कहते हैं ECE। ECE का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जाना जाता है। E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर केमिकल, E फॉर इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहां तक आप लोग नोट करें और उसके आगे फिर आपको बताते हैं।
देखेंगे जेड की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जेड विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी अलग अलग प्रोडक्टों के लिए डिफरेंट प्रोडक्टों के लिए जेड की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि जेड इज इक्वल टू होता है ई बाई एफ के। ई क्या है? ई इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट होता है। और किसका इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिटेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। और ये होता है फैराडे कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं। ये फैराडेज कांस्टेंट होता है। और जेड की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें तो वहां पर हो जाएगा एम इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू आई इंटू टी बाई हो जाएगा एफ के। ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला होगा। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग डिफरेंट डिपॉजिटेड सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट तरीके से निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट कुछ के लिए होता है कि मास ऑफ दी मॉलिक्यूलर या मोलर मास या मास ऑफ दी सब्सटेंस अपॉन द वैलेंसी ऑफ द सब्सटेंस। और कभी कभी होती है कि मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और रिमूव्ड, जितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हों या दिए गए हों उनसे हम लोग निकालते हैं। कभी कभी होती है कि मास ऑफ द सब्सटेंस या मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन हम लोग कर देते हैं, या मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन करते हैं। हम लोग कहते हैं एसिडिटी और बेसिडिटी, यानी उसकी एसिडिटी क्या है या बेसिसिटी क्या है, उससे डिवाइड करके हम लोग इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड पर बने हुए प्रोडक्ट की क्या मात्रा प्रोड्यूस हुई है उस मात्रा को भी निकाल सकते हैं। दूसरे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितने सेकंड तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की गई है उसको टी से भी मालूम कर सकते हैं। या किसी भी फिक्स मात्रा को, प्रोडक्ट की फिक्स मात्रा को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से प्राप्त करने के लिए कितने समय तक कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी होगी, कितने एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करनी होगी, उस करंट की वैल्यू को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिपॉजिटेड प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट के वेट को भी हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस बच्चों आज का लेक्चर यही तक। फिर नेक्स्ट लेक्चर पर इस फैराडेज के फर्स्ट लॉ पर डिफरेंट आपके न्यूमेरिकल होंगे जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर नए लेक्चर के साथ मिलेंगे।